करने वाले हैं पेंट इंडस्ट्री के सबसे बड़े नाम एशियन पेंट्स, जिसका स्टॉक कभी ऊंची उड़ान पर था पर जिसका आजकल थोड़ा रंग फीका पड़ रहा है। तो क्या है इस डिप के पीछे की वजह? आइए आज इसका पता लगाते हैं। ही बल्कि इंटीग्रेटेड होम डेकोर और डेकोरेटिव लाइटिंग में भी नंबर 1 प्लेयर है। कंपनी की कई सारे प्रोडक्ट वैरायटी हैं, रेंजिंग फ्रॉम पेंट्स, वॉल कवरिंग, एडेसिव्स एक्सेट्रा। यहाँ तक कि कंपनी किचन्स एंड वार्डरोब्स, बाथ फिटिंग एंड सैनिटरी वेयर में भी ऑपरेट करती है, जो बहुत कम लोगों को पता है। 88% रेवेन्यू यानी कि 31,205 करोड़ रुपीस कंपनी जनरेट करती है फ्रॉम डेकोरेटिव एंड होम डेकोर सेगमेंट। हालांकि इंडस्ट्रियल बिजनेस काफी छोटा कंट्रीब्यूशन रखता है ओवरऑल बिजनेस का, विद जस्ट 3% ऑफ टोटल रेवेन्यू। जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन पेंट इंडस्ट्री का अनडिस्प्यूटेड लीडर है एशियन पेंट्स। आप एशियन पेंट्स के अलावा टॉप 5 प्लेयर्स के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स के लिए ये टेबल देख सकते हैं। बाकी के 5 प्लेयर का कलेक्टिव रेवेन्यू 23,470 करोड़ है और प्रॉफिट 2,249 करोड़। एंड एशियन पेंट सिंगल हैंडेडली मेड 34,489 करोड़ रेवेन्यू और 4,698 करोड़ प्रॉफिट। एशियन पेंट्स का जब भी हम नाम सुनते हैं तो सबसे पहले आपके मन में थॉट आएगा इंडियाज लार्जेस्ट पेंट कंपनी। बट ये माइलस्टोन अचीव करने के पीछे कंपनी के 2 स्ट्रेटेजिक डिसीजंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहा है। पहली बात है 1970 की, जब कंपनी ने 8 करोड़ रुपीस खर्च करके इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर खरीदा था। इस सुपर कंप्यूटर की मदद से एशियन पेंट्स ने पिछले 50 साल का डेटा कलेक्ट किया, जिसकी मदद से वो अपने प्रोडक्ट की डिमांड को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कौन से स्टेट में कौन से पेंट की डिमांड ज्यादा है, कौन से स्टेट्स, पिन कोड और एरियाज में डिमांड ज्यादा रहती है, कौन से रिटेल टच पॉइंट्स को सबसे ज्यादा पेंट्स चाहिए। इस फोरकास्टिंग की मदद से ये अपने 2 लाख रिटेल टच पॉइंट्स में एक दिन में 3 से 4 बार पेंट सप्लाई कर पाते हैं, मतलब 6 से 8 लाख सप्लाईज इन अ डे, जिसके साथ इनको डे बाय डे और डेटा मिलता जाता है, जिससे इनकी डिमांड फोरकास्टिंग एबिलिटी और बढ़ जाती है, जो इस कंपनी का सबसे बड़ा मोट बन जाता है। दूसरा, जब पेंट कंपनीज अपने डिस्ट्रीब्यूशन को क्रेडिट पीरियड में देती थी, यानी कि आप कंपनी का पेंट खरीद लीजिए और 180 डेज में आपको कंपनी को इसके पैसे रिटर्न करने होंगे। फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू तो ये बहुत बढ़िया है, बट कंपनी के लिए तो करोड़ के गुड्स के पैसे 180 डेज के लिए ब्लॉक रहते थे। इस प्रॉब्लम को एशियन पेंट्स के मैनेजमेंट ने अच्छे से ऑब्जर्व किया और अपफ्रंट पेमेंट्स पे डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिस्काउंट देना स्टार्ट कर दिया। यही नहीं, सेम पीरियड में कंपनी ने अपना मिडल मैन नेटवर्क एलिमिनेट करके ये डिसाइड किया कि कंपनी डायरेक्ट अपने रिटेल टच पॉइंट से पेंट सप्लाई करेगी, जिसके चलते आने वाले टाइम में अपने टर्नओवर और कैश कन्वर्जन साइकिल को इंप्रूव किया, जिससे इनडायरेक्टली लॉन्ग रन में बिजनेस को फायदा मिला, जिससे एशियन पेंट्स ने काफी की मैट्रिक्स में बाकी पेयर्स को बीट किया। अब ये टेबल देखिए, एशियन पेंट्स के पास सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है और टिंटिंग मशीन भी सबसे ज्यादा इनके डीलर्स के पास है। आप सोच रहे होंगे कि ये टिंटिंग मशीन क्या होती है। टिंटिंग मशीन एक ऐसी मशीन है जिसमें एक डीलर एक बेस कलर के साथ प्रिसाइज अमाउंट ऑफ कलरेंट मिला के बहुत सारे पेंट कलर्स बना सकता है। इससे डीलर्स को इन्वेंट्री बिल्डअप करने की जरूरत नहीं पड़ती। बेस्ड ऑन द कलर कैटलॉग, यूजर से डिमांड आने के बाद ही डीलर टिंटिंग मशीन से रिक्वायर्ड पेंट कलर रेडी कर सकता है। बट अगर कंपनी में सब इतना अच्छा चल रहा है तो ऐसे क्या रीजंस हो सकते हैं कि एशियन पेंट्स का स्टॉक पिछले कई सालों से रिटर्न्स नहीं दे रहा है? पहला, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 16 टू फाइनेंशियल ईयर 25 तक के पीरियड को 3 फेजेस में डिवाइड करके मार्केट परसेप्शन समझते हैं एशियन पेंट्स का। इस पीरियड में जहां कंपनी का रेवेन्यू केवल 8.7% और प्रॉफिट 11.6% से कंपाउंड हुए, उसी पीरियड में स्टॉक ने 18.3% कंपाउंडेड एनुअली रिटर्न्स दिए हैं। जैसे कि कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक के रिटर्न्स अपनी अर्निंग्स ग्रोथ के बराबर होते हैं, बट इस पीरियड में स्टॉक ने अर्निंग्स ग्रोथ से 7% एक्स्ट्रा सालाना रिटर्न्स डिलीवर किए। सेकंड फेज तो और भी इंटरेस्टिंग है। कोविड लॉकडाउन के चलते भले कंपनी ने इस पीरियड में कंपनी के प्रॉफिट्स लगभग 6% से कंपाउंड हुए, बट इस पीरियड में कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। चाहे वो बुल मार्केट इफेक्ट बोले या मार्केट की हाई एक्सपेक्टेशन, मार्केट ने स्टॉक के पीई को 57 से 98 तक पहुंचा दिया। ये जनरली मार्केट में तब होता है जब इन्वेस्टर्स कंपनी से अग्रेसिव ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हो या अर्निंग्स में ड्रॉप आए। यहाँ इस पीरियड में अर्निंग्स सिंगल डिजिट में ग्रो हुई। So anyone who invested during this phase was paying extreme valuation for the future growth और इन्वेस्टर्स को टाइम करेक्शन से पनिश किया।
अब ये टेबल देखिए तो फेज 3 फाइनेंशियल ईयर 20 से 22 तक जहां अर्निंग्स ग्रोथ सिंगल डिजिट में थी लेकिन स्टॉक अग्रेसिवली बढ़ा, उसका इंपैक्ट आने वाले 2.75 इयर्स में देखने को मिला है, क्योंकि जहां अर्निंग्स लगभग 16% से कंपाउंड हुई और ऑपरेटिंग मार्जिन्स 200 बेसिस पॉइंट से बढ़े, बट सेम पीरियड में स्टॉक -13% CAGR से लगभग गिरा, क्योंकि पहले जो 100 PE इन्वेस्टर दे रहे थे वैसे ग्रोथ बिजनेस में देखने को मिली नहीं और स्टॉक का PE भी अपने लॉन्ग टर्म एवरेज के आसपास आ गया। वैल्यूएशन वाला फैक्टर तो समझ लिया, फाइनेंशियल्स भी एनालाइज करें तो पिछले काफी सारे क्वार्टर्स से कंपनी ने वैल्यू डी ग्रोथ देखी है, यानी कि कंपनी के सेल्स में नेगेटिव ग्रोथ रही है as there is a slowdown in rural and urban consumption। और नेट प्रॉफिट्स भी देखें तो ईयर ऑन ईयर लगभग 45% से गिरे हैं लास्ट क्वार्टर में। साथ में कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स 20 से 15% हो गए। दूसरा फैक्टर है वन ऑफ एक्सेप्शनल आइटम लॉस ऑफ 180 करोड़। रिगार्डिंग दिस कंपनी का कहना है 124 करोड़ के लॉसेस हैं वाइट टीक के गुडविल इम्पेयरमेंट के चलते। आसान भाषा में समझें तो कंपनी ने अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम वैल्यू पर रिकॉग्नाइज किया है, क्योंकि वो फ्यूचर में लोअर वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ कंपनी को 56 करोड़ का फॉरेक्स लॉस हुआ है इथियोपिया में। रिसेंटली इथियोपियन करेंसी में सिग्निफिकेंट डिवैल्यूएशन देखने को मिली और उसके चलते कंपनी को ये फॉरेक्स लॉस हुआ। इसके अलावा अक्रॉस इंडस्ट्री हेडविंड्स भी रहे हैं, जैसे एक्सटेंसिव कंपटीशन के चलते जहां रॉ मटेरियल कॉस्ट सॉफ्टनिंग देखने को मिली और एज अ रिजल्ट ऑफ विच कंपनी को प्राइस कट्स करने पड़े। यही नहीं, अगर हम लास्ट 5 साल की बात करें तो अक्रॉस लिस्टेड प्लेयर्स इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स नहीं मिले हैं, एज मोस्टली हर लिस्टेड पेंट स्टॉक के रिटर्न्स उनके सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ से कम है। पेंट इंडस्ट्री में काफी कंपटीशन भी देखने को मिला है एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को, जैसे कि 2019 में JSW ग्रुप ने भी एंट्री लिया पेंट सेक्टर में, लॉन्चिंग वन कलर वन प्राइस जो इंडिया में फर्स्ट टाइम था। कैपेसिटी की बात करें तो JSW पेंट्स के पास इंडिया की लार्जेस्ट फुल्ली कॉइल कोटिंग कैपेसिटी है विद 25,000 किलोलीटर्स। डेकोरेटिव पेंट प्लांट की कैपेसिटी है 1 लाख किलोलीटर्स। एडहेसिव जायंट पिडिलाइट इंडस्ट्रीज ने भी 2023 में पेंट बिजनेस में एंटर किया और लॉन्च किया अपना खुद का पेंट ब्रांड हाइशा। बढ़ता कंपटीशन यहीं खत्म नहीं होता। लास्ट ईयर अप्रैल में बिरला ग्रुप ने भी एंट्री ली पेंट बिजनेस में विद बिरला ओपस पेंट्स। कंपनी ने 10,000 करोड़ का कैपेक्स करने का कमिटमेंट भी किया है, जो खुद को सेकंड लार्जेस्ट इंडियन पेंट कंपनी बनाने का टारगेट कर रहे हैं। बिरला ओपस पेंट ये फाइनेंशियल ईयर एंड में हाई सिंगल डिजिट मार्केट शेयर टारगेट कर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि चाहे कितने भी नए प्लेयर्स पेंट बिजनेस में एंट्री लें, बट उससे सक्सेस गारंटी नहीं होता, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे बड़ी पेंट कंपनी शर्लिन विलियम्स ने भी इंडियन मार्केट्स में एंट्री ली थी 2007 में बाय एक्वायरिंग नेटको पेंट्स फॉर 200 करोड़, बट उन्हें वो सक्सेस नहीं मिला जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। और फिर 2017 में शर्लिन विलियम ने डेकोरेटिव पेंट बिजनेस जो 85% रेवेन्यू अकाउंट करता था बर्जर पेंट को बेच दिया। तो अगर वर्ल्ड लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरर इंडियन पेंट इंडस्ट्री को क्रैक नहीं कर पाया, जिसका मतलब है पेंट बिजनेस को क्रैक करना इतना भी आसान नहीं है। सो इन जनरल पिछले कुछ सालों से एशियन पेंट स्टॉक के रिटर्न्स ना देने के पीछे कई सारे रीजंस रहे, जैसे इनिशियली एक्सटेंडेड वैल्यूएशन, देन मल्टीपल न्यू प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री और रूरल एंड अर्बन मार्केट्स में स्लो डाउन। जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो सबसे पहली जो चीज समझनी जरूरी होती है वो है वैल्यूएशन। पहले का ओवर वैल्यूएशन, टफ कंपटीशन और डिमांड स्लो डाउन ने स्टॉक को नीचे गिरा दिया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ फास्ट पेड चर्न 3 से 4 टाइम्स अ डे एट रिटेल आउटलेट्स जो कंपनी का मोट हुआ करता था, वो भी पिडिलाइट जैसे प्लेयर के पेंट बिजनेस में आने से चैलेंज होगा। इसके अलावा एशियन पेंट्स का वर्किंग कैपिटल साइकिल पहले 11 से 20 दिन हुआ करता था, वो भी 60 डेज हो गया है। तो आपको क्या लगता है, क्या एशियन पेंट्स अपनी पुरानी ग्लोरी को वापस ला पाएगा? क्या ये ब्रांड फिर से अपना मैजिक दिखाएगा? कमेंट्स में अपने ओपिनियन जरूर शेयर करिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, इसको शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस ये याद रखिए, जो स्टॉक्स हमने इस वीडियो में मेंशन किए वो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हमेशा अपनी रिसर्च खुद करें और अपने डिसीजंस अपने हिसाब से लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन कीप ग्रोइंग, बाय बाय।